समय गंवाए बिना हम लोग इस सत्र को प्रारंभ करते हैं और आशा करते हैं कि ये सत्र हमारा बहुत फलदायी होगा बच्चों के उन्नति के परिवेश में। मोना बाण है, मोना झा, तो वो प्लीज आ जाए। 3-4 विषयों को लेके हम लोग ये सत्र रखेंगे। तो हिंदी जानकारी किस विषय में वो अपने बच्चों के साथ इस सामूह जो है उसके साथ उनके साथ उनको साझा कर दें ताकि बच्चे को इस विषय को लेके उनकी समझ हो सके। मोदी देवी जी अच्छी क्राफ्ट है, तो क्राफ्ट आपका लगा हुआ तो आप चाहे तो आ सकते हैं अथवा अधिक आगे और एक बच्चा आगे मैं क्राफ्ट जो किया हुआ है ना वो टेबल पे लगा सकते हैं ताकि अच्छे से सभी लोग इसमें क्यों हो जाए। हाँ मैं फिर आगे जी प्लीज आगे दर्शन आपको पूरा भक्तिमय माहौल बना दी। विशेष रूप से तो मैं कहूँगा कि आपका जो कोर्स है जो भी आपका क्लास है उसके सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे नबी लोग पूछते कहाँ पढ़े तो मेरा जवाब रहता है पेज नंबर 1 से पढ़िए। देयर इज नो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक इज अ नेगेटिव वर्ड। ट्रिक मतलब दुष्ट, ट्रिकी आदमी मतलब दुष्ट आदमी होता है। तो आई डोंट नो एनी ट्रिक। आपको करना पड़ेगा पेज 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज्यादा किताब नहीं पढ़ना है। मेरे हिसाब से मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले को बोलता हूँ 5 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 5 बार पढ़ा जाए। देन यू विल आप अपना कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। तो जो किताब आपका है बहुत ज्यादा किताबें ना पढ़ें, 2 स्तर किताब कम होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो किताब जो भी पढ़ते हैं आप उसको 4-5 बार 5-6 बार पढ़ के जाएंगे तभी एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे अपने शब्द में, नहीं तो आप वो किताब की बात ही लिखते रह जाएंगे। तो वो मेरा एक रहता है बच्चों का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2-3 चीज ध्यान रखना है। पहला कि आपका सिलेबस क्या होगा, द सेकेंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए, और थर्ड की रिविजन्स बहुत होने चाहिए। बार बार एक ही चीज को बार बार पढ़िए तो दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। और बाकी बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, ये सब संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से सिविल सर्वेंट्स लोग बनते हैं। मुझे लगता नहीं कि बच्चों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा बीपीएससी यूपीएससी के बारे में सुनने में, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन हाँ करियर है, ठीक ठाक करियर है इधर भी। जोक सवाल जैसे एक जिला का अगर जिला खेल पदाधिकारी है, एक कंपनी में एक आदमी काम करता है तो कहता है मेरे 1000 कस्टमर्स हैं, 5000 कस्टमर हैं, 10,000 क्लाइंट्स हैं। हमारे इस जिला के जितने बच्चे खेलने वाले हैं सब क्लाइंट्स हैं, दे ऑल आर कस्टमर्स, वी आर टू गिव देम सर्विस। तो हम लोग को सर्विस देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। जैसे एक छोटा यूनिट भी देख ले, ब्लॉक तो कम से कम 2-3 लाख लोग होते हैं एक ब्लॉक में, जो राइट फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर हर चीज के लिए उसकी तरफ देखते हैं, प्रशासन की तरफ देखते हैं। तो एक वो क्लाइंट बेस्ड सर्विस की आवश्यकता है हर जगह। एडमिनिस्ट्रेशन में भी डे बाय डे हो भी रहा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डे बाय डे पब्लिक इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंजिंग इटसेल्फ फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। तो वो आपको थोड़ा पब्लिक सेंट्रिक होना पड़ेगा। अभी से आपके मन में वो भावना होनी चाहिए कि लोगों के लिए काम करना। अदरवाइज कुछ सोच के आप आ रहे हैं तो आप परेशान होंगे। वो क्या है, क्या एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में एक छोटा सा गोल छेद है और उसमें एक चौड़ा ईंटा डाला हुआ है। बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्डिंग आराम से चलती रहेगी। हमेशा कस में वो ईंट रहेगा, उसको लगेगा कि मैं गलत जगह आ गया, मेरी यूजेबिलिटी नहीं है। तो आप हमेशा वही फील्ड चुनिए जहां आपकी यूजेबिलिटी हो, क्योंकि प्रशासन तो चल जाएगा, 2 ऑफिसर खराब भी रहेगा, इतने सारे बेटे हैं बिहार सरकार में, एक 2 खराब भी नालायक भी हो जाएगा तो चल जाएगा। बट इट इज योर लाइफ एंड दैट इज ओनली वन। एक ही जीवन मिला है आपको, आप अपने हिसाब से इसको जिए, अच्छे से जीवन जिए, अच्छे से अपने हिसाब से प्रोफेशन चुनिए, मिसफिट नहीं होना।
थैंक यू फॉर वेरी मच। मुझे जाना है अभी एक जगह, नहीं तो मैं रहता आप लोगों के साथ। बहुत उम्दा कार्यक्रम था। एक देवी जी ने भी बहुत अच्छा भजन वगैरह गाया है, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जाना है, क्षमा करेंगे मुझे आज। थैंक यू। कोई बात नहीं सर, आपने अपने कीमती समय में से बच्चों के लिए जितना समय निकाला उतना ही हमारे लिए बहुत उपयोगी बने। और आपके संदेश के माध्यम से सर एक बात है, आपके संदेश के माध्यम से जो बच्चों को थोड़ा सा विपक्ष समझ में आया होगा, ताकि वो अपने जीवन में कुछ राह चुन सके, उसका आगे बढ़ सके, उसके लिए आपने इतना समय निकाला, बच्चों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए क्यों ना सर क्लैप तो हो ही सकता है। अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं, इस प्रांगण में पहली बार मेरा पदार्पण हुआ और मैं धन्य हुई। एक तो सारी टीम की जज्बा और जुझारूपन और काम करने की जो लगन देखी हमने, वो तो मन तृप्त हो गया कि सहरसा में ऐसा होना असंभव नहीं था तो बहुत आसान भी नहीं था। जो लोग इसके लिए प्रयासरत हैं वो बहुत बहुत उनको हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोग इसी तरह अपने काम में तत्परता और जुझारूपन से लगे रहे। दूसरी बात है कि आज जैसे कि पूरा भी आप लोग बाल मन का सप्ताह मना रहे, सही है। बच्चे जो हमारे पूरे भारत के भविष्य हैं, और थोड़ा हम लोग सोचे जितने अभिभावक माता पिता यहाँ हैं कि कल के भारत को हम लोग कैसा देखना चाहते हैं, तो बहुतों पर नजर जाएगी। उसमें एक शाखा जो होगी वो बच्चे ही होंगे कि कल का हमारा भारत कैसे होंगे। तो आज जैसे बच्चों का हम निर्माण कर रहे हैं, तो वो बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं आज के बच्चे। तो इसमें हमारा तो कहीं ना कहीं योगदान होना ही चाहिए। तो हमारे हिंदी साहित्य में एक प्रेमचंद का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत अच्छी कहानी उन्होंने लिखी, ईदगाह में एक बच्चा था हामिद। वो उसके ढेर सारे बच्चे ईद में जाते हैं, उसके दोस्तों के साथ जाता है। लेकिन क्या होता है, ढेर सारे बच्चे ईदी लेते हैं। ईदी मतलब उर्दू में उसके पैसे होते हैं, तो पैसों से वो खिलौना खरीदता है। लेकिन हामिद है वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी हामिद को रोटी बनाते समय प्राय पक जाया करती थी। तो हामिद को कहीं ना कहीं दया आई और वो समझा, वो इस चीज को महसूस किया कि हमारी दादी के लिए एक चिमटे की आवश्यकता है और वो चिमटा वो खरीदे। तो वो सारे खिलौना छोड़ के अपनी बचपना की महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देके वो एक चिमटा खरीदता है और दादी को कहता है कि दादी ये तुम्हारे लिए। और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करता है कि तुम लोग भी कोई जरूरत की सामान लेते तो ज्यादा बेहतर होता अपेक्षाकृत खिलौने के। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, थोड़ा सोचिए, एक दो लाइन बस, कि क्या हामिद की जो सहानुभूति, जो उसका व्यक्तित्व था, जो उसका अंतरात्मा में जो दादी के लिए दया थी, क्या हमारे बच्चे में आजकल वो पनप रहे हैं? इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपने आसपास इस प्रांगण से हम लोग बाहर निकले तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको उच्छृंखल बच्चे आसपास नजर आएंगे। तो शुक्र है भगवान का दिया हुआ, माँ भारती, तारा माँ, लक्ष्मीनाथ बाबा और यहाँ मत्स्यगंधा में बैठी माँ काली की जो आराधना हम लोग इस मंच से शुरू किए, उस देवी की कृपा है कि यहाँ किलकारी बनी और कुछ मुट्ठी भर बच्चे यहाँ आ गए, जो कि सही है। सब में सब कुछ नहीं, सब बच्चा सब कुछ नहीं जानता, लेकिन बच्चा कुछ ना कुछ जरूर जानता है। तो कोई तबला सीखे, कोई हारमोनियम सीखे, कोई चित्रकला, कोई चेस, कोई कंप्यूटर, कुछ ना कुछ सीखे, उसका नैतिक विकास होगा। वो पढ़ाई लिखाई भी करेगा, साथ साथ रेल की पटरियों की तरह दो समानांतर धारा चलेंगी उसके व्यक्तित्व में। ये बहुत सही चीज है। लेकिन देखिए, क्या उसका नैतिक विकास हो रहा है? इन सब चीजों से होगा कैसे? बच्चा यदि सुबह उठता है और आपको यदि प्रणाम कर ले अपने माता पिता को, तो निश्चित रूप से उसका नैतिक विकास होगा, क्योंकि सुबह सुबह उसको अपने माता पिता का, जो कि साक्षात भगवान है, हमारे भारत में माता पिता को साक्षात भगवान मानते हैं, तो अगर वो प्रणाम कर ले अपने माता पिता को और माता पिता उसको आशीर्वाद दे दे, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं नैतिक विकास होगा और हमारे भारत में वृद्धाश्रम का शायद अंत हो जाएगा।
हमारे भारत में वृद्धाश्रम नहीं रहेंगे। जो आजकल प्राय बच्चे दे आते हैं अपने माता पिता को, तो उस नैतिक विकास के लिए हमें क्या करना होगा? बच्चों को सिखाना होगा कि सुबह सुबह बच्चे उठे, अपने दोनों हथेलियों को कस कस के रगड़े, उससे जो गर्माहट, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को अपनी आंखों में ले और उसके बाद कहे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद उसका अर्थ भी समझाए कि हथेलियों के आगे भाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य में सरस्वती है और कर मूले च गोविंद, और हाथ के जड़ में कलाई जहाँ है वहाँ साक्षात गोविंद का निवास है। और ये तीनों मिलके बच्चों के भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर ये तीनों का दर्शन कर ले बच्चा, सुबह उठे और धरती माता को प्रणाम कर ले, समुद्र वशने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्मर्श क्षमस्वे, मतलब कि हे पृथ्वी देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं, मेरे चरणों के स्पर्श से आप मुझे क्षमा करें। हे विष्णु पत्नी, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये दो श्लोक पढ़ के बच्चा यदि उठे और माता पिता को प्रणाम करे, तो आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे का दिन बेहतर नहीं जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा। और दिन बेहतर जाएगा, उसका भाग्य बहुत उज्जवल नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। और यदि भाग्य उसका उज्जवल हो जाएगा तो हमारा भारत कैसे होगा? वही 200 साल पहले जो स्वर्ण जैसा भारत था, स्वर्ण काल भारत का था, वो पुनः वापस लौट जाएगा। और इसमें हमारी सहभागिता होनी ही चाहिए। और हम लोग इसी तरह प्रयास करें कि घर का माहौल को बहुत बढ़िया से एकदम सकारात्मक बनाए, बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक विकास दे। बाकी सब सारे कामों करने के लिए किलकारी है ही, और ढेर सारी मदद करने की ईश्वर की कृपा रहेगी। और हमारे भारत के निर्माण में हम अपनी सहभागिता दें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। और किलकारी की सारी टीम को ढेर सारा मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि वो अपनी ऊर्जा इसी तरह इसमें लगाए, और मेरा ढेर सारा पुनः आशीर्वाद। धन्यवाद। दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। संदीप तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं।
में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में कनक है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार की, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा। मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा। ये झुकी झुकी निगाहें कर प्यारी और जाना, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, तेरे प्यार में कविता, तेरे प्यार में कविता। बहुत सुंदर। और सृजा के पिताजी के माध्यम से ये संगीतमय प्रस्तुति अनिवार्य भी था इस पक्ष के लिए कि आपकी ऊर्जा थोड़ी सी डाउन हो गई थी। आप सभी को बाल दिवस पखवाड़ा के दादी नानी के चौपाल में स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले मैं जिनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस पखवाड़ा, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और नमन करती हूँ। मेरा टॉपिक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है, क्योंकि मैं भूतपूर्व मुखिया हूँ, रह चुकी हूँ। मैसी प्रखंड से तटबंध के अंदर एक पंचायत है, आरापट्टी पंचायत, जो कोसी हमारी सोप, यहाँ की सोप के नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ की मुखिया रह चुकी हूँ तटबंध के अंदर। वैसे मेरा ससुराल मूल रूप से मैसी है, तो हम लोगों का घर कामत जहाँ कहा जाता है, जमीन जगह जहाँ हो, तो वहाँ भी है और मैसी में भी है। तो ये पंचायती राज संस्था हमारे संवैधानिक रूप से मान्य है। 1992 ईस्वी में संविधान के 73वें संशोधन जब किया गया तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज, यानी कि हमारे भारत माँ की आत्मा गांव में ही बसती है। तो बापू का कहना था जो गांव की स्वशासन, गांव की शासन जो है गांव के लोगों के द्वारा ही हो, और वहाँ की जो विकास योजनाएं हैं वो विकास के कार्य हो वो गांव के लोगों के द्वारा ही हो। तो जैसे हम लोग कहते विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होता है, उसी तरह सबसे छोटी इकाई हमारी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई वो ग्राम पंचायत है। मैं मुखिया बनी भी तो सोच समझ के नहीं बनी थी, क्योंकि मैं उससे पहले गांव में नहीं रहती थी, मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे। जब कहा जाता है जब जो कुछ होने का रहता है अपने आप रास्ता मिलते जाता है, और मेरा काम है आगे चलते जाना। यही 2016 में जिस टाइम में मार्च में मुखिया का चुनाव होना था, मैं उस टाइम में गांव में नहीं थी, मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था। तो उस टाइम में गांव में थी, चुनाव का माहौल था, तो गांव के लोगों का कहना था जो एक पढ़ी लिखी जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और मुझे उससे पहले नहीं पता था कि मुखिया क्या चीज होती है, गांव में कैसे काम किया जाता है, क्या उनका रोल है या उनको कैसे गांव में काम करना है। तो सबों ने आग्रह किया, फिर मेरे कहा जाता है शिक्षा और घर के गार्जियन यानी कि हमारे माता पिता
या शादी के बाद जो ससुराल पक्ष होते हैं, उनका योगदान किसी लड़की को, एक महिला को बाहर लाने में बहुत बड़ी होती है। मुझे मतलब लग रहा था नहीं, इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं तैयार थी। हम लोग जाने के लिए, जब मेरे ससुराल का सब काम सब खत्म हो गया, जाने के लिए फिर मैं सहरसा आ गई थी। हम लोगों का टिकट था दिल्ली जाना था। फिर मेरे पापा, मेरे जो पिताजी हैं, हाँ, वो कहने लगे देखो सरकार आया है, लोग सोच समझ के तैयारी करके मतलब चुनाव लड़ने के लिए सोचता है, मुखिया के लिए वर्षों तैयारी करता है, समाज में रह के इस तरह के, अगर तुम्हें सरकार आया देखो, फिर हम चुनाव लड़े, ऐसा आशीर्वाद हमारे ईश्वर की कृपा जीत भी गए। फिर वहां से हमारी राजनीतिक जर्नी शुरू हुई और हमारे साथ मतलब हमारे साथ जो भी वार्ड मेंबर थे उसमें 50% का आरक्षण था, महिलाएं वार्ड मेंबर भी नहीं आती थी। तो मैंने सभी उनके जो पति थे वार्ड सदस्य के सभी को मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो बैठक होगी, जो खुद घर से बाहर जब उन्हें ये उत्तरदायित्व मिला है तो उनको पूरा करना चाहिए। भले आपको ना हो लेकिन सीखने की तो कोशिश की जा सकती है। मैं उन लोगों को यही कहती थी कि आप लोग नहीं आएंगे, जो मेरे साथ है वार्ड मेंबर वो आएंगे, वो खुद देखेगी, वो सीखेगी और करेगी। तो धीरे धीरे जो भी महिलाएं थी वो अपने पर्दे से बाहर आने लगी। मेरे साथ जो वार्ड मेंबर थी वो आती थी, ग्राम सभा में भी महिला लोग आने लगी, बढ़ चढ़ के शामिल होने लगी। और मुझे लगा एक महिला जनप्रतिनिधि होने से महिलाएं की जो समस्या होती है वो खुलकर आकर करती है। तो आज हमारा पंचायत ऐसा है जहाँ की हर जगह सड़क है, सरकार पंचायत सरकार भवन के निर्माण, फिर हमने अपना जमीन सरकार को दे करके अपने सास ससुर के नाम से अस्पताल का निर्माण करवाया, जो कि हमारे पंचायत में अभी अस्पताल चल रहा है, एक सरकारी अस्पताल है, अपना भूमि दान करके। उसके लिए हमें 4 साल लगा राज्यपाल के नाम से भूमि दान करने में, आपको चक्कर लगाते लगाते प्रशासनिक तौर पर। लेकिन मैं हार नहीं मानी, जो मैंने ठान ली थी, जो मेरा लक्ष्य था, जो अपने पंचायत के लिए देना, आपको काम से ही किसी को याद किया जाता है, तो फिर मैं वो भी करवाई। उसके बाद फिर और मेरी जो थी ना प्रशासनिक हो या राजनीतिक, मेरी अच्छी पकड़ थी। मुझे अगर राज्य स्तर से भी काम करवाना पड़ता था तो मैं करवा के आ जाती थी। और यहाँ के जो पदाधिकारी थे, चाहे डीएम हो या जो भी थे जिला स्तर पे, जिस भी काम को लेकर मैं जाती थी करवा करके ही आती थी। मुझे अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी मिला था अपने कोसी क्षेत्र से। मैं दिल्ली विज्ञान भवन जा करके वहाँ जाकर मैंने वो पुरस्कार भी लिए थे। मुझे खुशी हो रही थी, मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी यहाँ किलकारी में है और ये एक ऐसी जगह है जो बच्चे की अंदर की जो क्षमता है, बच्चे की टैलेंट जो उसको बाहर लाने का काम किया जाता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। इसके लिए किलकारी की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का अधिकार हमें सभी आदमी को मिलना चाहिए, ना कि पुरुष वर्ग और औरत वर्ग। सभी आदमी का अधिकार शिक्षा का है और हर एक को मिलना ही चाहिए। ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है। और बच्चे को प्रायः 6 से 14 साल के उम्र में जो भी हम लोग के अधिकार में है उसको सबसे पहले घर से ही सारा अधिकार पता चलता है। जो हम लोगों के पास ये शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का महत्व सिर्फ यही नहीं है जो किस तरह से बोलना है, उठना है, जानना है, वो नहीं है। हम लोगों को अपने घर परिवार से सीखना है, जो किस तरह के माहौल में हम लोग रह करके आगे बढ़े। ओ नन्हे नन्हे पाँव मेरे ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा, माँ फिर से पवन का तू रोब बना के मुझे अपने द्वारे तो ले चल ओरा के, नन्हे नन्हे पाँव मेरे ऊंचा पर्वत तेरा। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि चौपाल नाम है और सच में चौपाल जैसा फील भी हो रहा है। बाल किलकारी, सच में यहाँ किलकारी गूंजती है। ये एक ऐसा प्रांगण है जहाँ की
बच्चे आके चहचहाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और हमें अपना बचपन का आंगन याद आ जाता है। क्यों, हम भी बचपन में ऐसे ही खेला करते थे, ऐसे ही सब दोस्त मिल जाते थे, भाई बहन मिल जाते थे। चलो क्या मन है भाई, तो आज चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, पोयम करते हैं। और सच में सर्वांगीण विकास हुआ है, जिसमें कि आस पड़ोस का और हमारे घर परिवार का भरपूर योगदान रहा है। मैं जिस दिन से आई हूँ, और माइक से ही नहीं, भावनात्मक तौर पे भी एक पेरेंट्स रहते हुए मैं खुद किलकारी से बहुत जुड़ी हुई हूँ, आत्मीय रूप से। नाम कोई भी हो, विद्योत्तमा या रत्ना, नाम कोई भी हो, विद्योत्तमा या रत्ना, एक फटकार वे तुलसी व कालिदास बना देती है। यहाँ बहुत माताएं बहुत बैठी हुई हैं, उसके भी सपने हैं, लड़कियों के भी सपने हैं। वो भी चाहती है कि मैं अच्छा विज्ञान में कर सकूं, कला में कर सकूं, खेलकूद में कर सकूं, डॉक्टर बन सकूं, इंजीनियर बन सकूं। मेरी करवट प्रार्थना इतनी ही है कि उसके सपनों को पंख लगने दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। शिक्षा के द्वारा सजग होती है, खुद भी पढ़ती है और दूसरों को भी पढ़ाती है। शिक्षा बालिका को इतना समर्थवान बना देती है कि वह जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने में तत्पर हो। परंतु आज भी समाज में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बालिका शिक्षा के महत्व को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको ज्यादा महत्व नहीं देते बालिका शिक्षा के लिए। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एक मजबूत इमारत का निर्माण के लिए जिस प्रकार मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मजबूत राष्ट्र के विकास के लिए देश के हर नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। हर नागरिक में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, लेकिन अभी भी जैसा मैं महसूस करती हूँ, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स जितना सजग तत्पर लड़कों के कैरियर, उनकी शिक्षा के लिए होते हैं, उतना लड़कियों की शिक्षा उनके कैरियर के लिए नहीं होते। तो जब राष्ट्र की आधी आबादी ही अशिक्षित रह जाएगी, तो देश का विकास भी तो आधा ही होगा। इन क्षेत्र में लड़कियां जैसे ही 18 क्रॉस करती हैं, पेरेंट्स उनकी शादी की चिंता सताने लगती है। मैं शादी से भागने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन शादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, जैसा मैम ने अभी कहा। और लड़कियां जब अपने आप को संभालने लायक हो जाएगी, तभी तो परिवार को संभाल पाएंगी। कार्य में आए हुए सभी आगंतुक, किलकारी के माननीय कार्यकारिणी दल के सदस्य, पूरे किलकारी परिवार को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना। सबसे पहले ये किलकारी इसका नाम नहीं, बल्कि इसका नाम कलाकारी होना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि ये किलकारी बच्चे को पढ़ाती नहीं है, सिखाती नहीं है, बच्चे को उस लायक बनाती है कि वो जीवन में कुछ कर सके, चाहे उसमें जो भी टैलेंट हो वो प्रखर रूप से उसे अच्छी तरह से शेप देती है ये किलकारी। अभी हमारे कुछ भाई बहन इस विषय पर बात कर रहे थे, शिक्षा के विषय पे। प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि आज जो हमारा माहौल है ये प्रैक्टिकल है, ना कि थ्योरेटिकल है। बच्चों को सिखाना और उसे उस लायक बनाना जरूरी है जिससे वो खुद कर सके।
हमारे जितने भी नए पीढ़ी के बच्चे हैं, आगे जाके नानी जी को ये शिकायत का मौका मत दीजिएगा। आगे चल के कोई दहेज में कोई पैसा कौड़ी का मांग मत कीजिएगा। सीख यही ना मिली जी काजल, यही सीख मिली ना। तुम दहेज देगी आप सूर्योदय से पहले आप निश्चित रूप से बिस्तर छोड़ दें। उसके बाद अपने साफ सफाई की जो भी व्यवस्था है वो करने के बाद व्यायाम आधा घंटा या 15 मिनट, बच्चे कम से कम 15 मिनट। वैसे बच्चे का व्यायाम तो आपको हर दिन होता ही रहता है, वो खेलते कूदते हैं, मगर जनरल पब्लिक या जो भी अभिभावकगण है उनके लिए कम से कम 15 मिनट आप उसके लिए समय दें कि आप व्यायाम करें। और उसके बाद संतुलित आहार करने का अर्थ है कि आज की डेट का सबसे बड़ा कारण है हेल्थ के कमजोरी का, वो है कि आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। संतुलित आहार का ये अर्थ नहीं कि हम बहुत ही अच्छा खाना पीना ले रहे हैं तो वो हो गया संतुलित। संतुलित का करने का अर्थ है जिस टाइम में जो खाना लेना है और निश्चित मात्रा में लेना है वही संतुलित कहलाएगा। कहने का सेंस है कि आप का जो टाइमिंग हो खाने का, आज के डेट में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिजीज हो रहे हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सभी कारण जो है उसका मुख्य कारण है आपका असंतुलित आहार और दिनचर्या। तो असंतुलित आहार के लिए आपको ये ध्यान रखें कि प्रायः जो भी व्यक्ति हैं वो 7 बजे शाम के बाद कोशिश करें कि हम भोजन एवॉइड करें।